और स्वदेश की इस खास पेशकश इस दिवाली कितनी खुशहाली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। और इस दिवाली सीजन हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो निवेश की अहमियत को समझें। इस अहमियत को समझने के लिए बाजार के किसी ऐसे दिग्गज का होना हमारे साथ ज़रूरी है जो कि निवेश के मूल्य को समझते हैं। और इसी मूल्य को समझाने के लिए हमारे साथ डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जी जुड़ गए हैं, जो कि निवेश और रिसर्च को बाजार का सबसे अहम मूल मंत्र समझते हैं। देवेन जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो दिवाली और नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी, आपको भी और आप सर्व दर्शकों को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला साल बहुत अच्छा रहे, सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, सबकी उन्नति बने और सबकी प्रॉस्पेरिटी में एक साथ में एक आनंद आए। बस ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया देवेन जी। सबसे पहले तो जैसे कि मैं बता रही थी कि निवेश की अहमियत को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और आप एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट हैं जो कि निवेश को और रिसर्च को बाजार का मूल मंत्र समझते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, इस वक्त बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं कि अक्टूबर हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आर वी पॉइज्ड फॉर अ पिंक विंटर? किस तरह से देख रहे हैं आप करंट मार्केट सिनेरियोज को? एक कारण बनता है ऑप्टिमिस्टिक रहने का, क्योंकि उसका रीजन ये है कि करंट मार्केट में जो फॉल आया है, ये फॉल आना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जो वैल्यूएशन थे वो वैल्यूएशन समय से काफी आगे चल रहे थे। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के अंदर 2027 के जो वर्किंग आने की एक संभावना थी, उसके साथ में वैल्यूएशन कोट कर रहे थे, विच मीन्स कि मार्केट अगले 2 साल को एडवांस में डिस्काउंट करके चल रहा था। ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं रहते हैं, हम ऐसे समझते हैं, जब ज्यादातर पिक पे पहुंचते हैं तभी। एट द सेम टाइम जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जिनके अंदर वैल्यूएशन में इतना बढ़ोतरी हुई नहीं थी, फिर भी उनके अंदर भी एक दबाव आया है, उनके अंदर भी एक सेल ऑफ आया है। उसका मेन कारण ये है कि जो सम ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने फंड्स मार्केट में से थोड़े निकाले हैं, उन्होंने सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियों को बेचा है, तो वो कारण से भी आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि एक इंडेक्स बेस्ड स्टॉक के अंदर फॉल आया है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फंडामेंटल वीकनेस के कारण फॉल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लार्ज कैप के अंदर जो फॉल है वो ज्यादातर टेक्निकल वीकनेस के कारण फॉल है। वो अच्छी तरह से जल्दी संभल भी सकता है वो वीकनेस। तो मे बी आई थिंक ये जो फेज है वो फेज निकलना जरूरी बनता है। जनरली ये टाइप का फॉल अगस्त मंथ में आता है। ये टाइम के अंदर मार्केट के अंदर ये फॉल अक्टूबर मंथ में आया है। तो मे बी आई थिंक विद अ लैग ऑफ अबाउट 2 months, आई थिंक दिस पर्टिकुलर फॉल हैज कम। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से मार्केट संभलना जरूरी बनता है। अगले 2 या 3 महीने के अंदर अच्छी तरह से मार्केट संभल सकता है। और इन्वेस्टर के माध्यम से देखें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जब ये पीक वैल्यूएशन थे तभी आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी, खाली मोमेंटम मिलता था। आज की तारीख में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे के नाम में मिल रही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करना चाहिए, तभी तो आपका पिंक विंटर बैठेगा। बिल्कुल देवेन जी, इस तरह के ऑप्टिमिज्म की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बाज़ार में उतार चढ़ाव या ज़्यादा गिरावट के सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं तो एक आपाधापी का माहौल बन जाता है। और ऐसे में इस तरह की कंफर्ट एडवाइस जो है वो काफ़ी मायने रखती हैं। अब भारत के फ्यूचर की अगर बात करें, भारत की इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडिया एट प्रेजेंट अगर देखें इज़ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भारत का कैसा लग रहा है? इकोनॉमी आपको कैसी लग रही है? कमिंग ईयर्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आती हुई दिखेगी भारत की और इकोनॉमी की? सो इसका एक इतिहास गवाह है कि पिछले 100 सालों के अंदर जब भी कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस हुआ है, उनकी जीडीपी बढ़ी है या उनकी वेल्थ बढ़ी है, तभी आई थिंक सबसे बड़ा उसके पीछे कारण रहा है गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्रीज कि जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड स्पेंड किए। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 2020 से 2030 का जो 10 साल का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर करीबन 142 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड होना संभावित है। तो ये जो कार्यक्रम है वो माध्यम से देखें तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अब ये 10 साल के अंदर करीबन जीडीपी ग्रोथ 60%, 7.5% के बीच में रह सकता है। एट द सेम टाइम विद इन्फ्लेशन गिने तो करीबन 11.5-12% के बीच में एवरेज ग्रोथ सालाना मिल सकता है। अगर आप ये नंबर को थोड़े बहुत एक्स्ट्रापोलेट करें तो
इकोनॉमी और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों के बीच में जो रेशियो 1:1 का रहता है, ये समय के अंदर 1.2 का है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1:1 का भी रेशियो बनता है तो जीडीपी के साथ में इकोनॉमी की साइज करीबन, मैं ऐसा समझता हूँ 2035 तक 12 ट्रिलियन डॉलर की बननी चाहिए। करीबन आज की तारीख में मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन डॉलर का 12 ट्रिलियन डॉलर 10 साल के अंदर बनने की संभावना है। अगर आप ये 20 साल का पीरियड देखें तो 2015 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप था, जो 2035 में 12 ट्रिलियन डॉलर बनने जा रहे थे। 6 टाइम ग्रोथ दो 20 साल के अंदर मिलने जा रहे थे। ये सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा फेज है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके अंदर डेफिनेटली ऊपर नीचे के चढ़ाव ऊपर नीचे रहेगा मार्केट, बट फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए इन्वेस्टर को। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। भारत की जो डेवलपमेंट या भारत के विकास की अगर बात करें, जिस तरह से आगे बढ़ता चला है, 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से लेकर आगे का सफ़र, जो आने वाले 10 साल लंबी अवधि का सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। देवेंद्र जी, इस वक्त रिजल्ट सीज़न, नतीजों का माहौल है और दूसरी तिमाही के नतीजों की अगर बात करें, मिले जुले नंबर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए नतीजों के लिहाज से किस तरह के सिनेरियोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं रिजल्ट सीजन, या पर्टिकुलरली ग्रोथ स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें? स्टॉक्स तो आगे चलकर आपसे विस्तार से जानेंगे भी, लेकिन आपको रिजल्ट सीजन आने वाले क्वार्टर्स में कैसा लगेगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो तो शॉर्ट टर्म या नियर टर्म के अंदर आपको संभाल के चलाना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। क्योंकि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के अंदर मार्केट के अंदर काफी हद तक टेक्निकल फैक्टर के प्रभाव ज्यादा रहते हैं। हम कोई भी चीज का नाम दे सकते हैं, कभी इलेक्शन का नाम दे सकते हैं, कभी इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं, कभी इंटरेस्ट का नाम दे सकते हैं, कभी वॉर की बात कर सकते हैं। कोई भी कारण आ सकते हैं मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग मार्केट को दिख रहे हैं, वो खाली मन को संतोष देने की एक बात है। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन जब भी आपके सामने बना है तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जरूर देखें, बट उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का डिसीजन तय ना करें, क्योंकि उसमें आपका पोर्टफोलियो में से अच्छे स्टॉक्स आप शायद लूज आउट कर जाओगे। थोड़े बहुत क्वार्टरली नंबर्स लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़े सबड्यूट आए हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारे वहाँ इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, ये समय के अंदर जुलाई के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यानी जून में जो इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद जुलाई में आई थिंक बजट आया, तो उसके बाद में आई थिंक पूरी मार्केट के अंदर एक्टिविटी बननी शुरू हुई, इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी बननी शुरू हुई। तो ये 3 महीने का शायद एक गैप पहले से बन चुका था, 3 या 4 महीने का गैप बन चुका था। दूसरी तरफ देखें तो मानसून फैक्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर हमेशा रोल प्ले करता है। एक्सेसिव रेन्स आई थिंक इन सम ऑफ द पॉकेट्स ऑल्सो क्रिएटेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसरप्शन। तो ये भी शायद थोड़े बहुत रोल प्ले कर रहा है कंपनी के वर्किंग के अंदर। मगर ये सब एनालिसिस को आप ध्यान में रखें तब तक ठीक है, बट उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के अंदर डिसीजन लेने की चेष्टा न करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑन द कॉन्ट्री करेक्टिव मार्केट के अंदर अच्छे कंपनीज के जो परफॉर्मेंस थोड़े बहुत भी रिजनेबल आते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन फॉर बाइंग देम टू द पोर्टफोलियो। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ें और आपसे हम सेक्टर्स और स्टॉक्स जो कि लंबी अवधि में निवेश के लिहाज से बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, ये कैसे ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताइए, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निवेश के लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं और जहां पर हमारी नज़र होनी चाहिए? एक 10 साल का विजन सेट करते हैं, उसके बाद में ये कंपनियों को बात करते हैं। अ, एक साल के लिए शायद वो रिटर्न कितना दे मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज मैं एक साल के लिए portfolio कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करता हूँ। बट ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम के साथ में चलते हैं। तो इसके अंदर ये 3 कंपनियां मैंने चुनी है, जिसके अंदर मुझे शायद ऐसा एक विश्वास है कि इनका बिजनेस के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा। द फर्स्ट कंपनी इज टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हिसाब से कंपनी का बिजनेस कारोबार है, एक तरफ वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर करते हैं, दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर को कैटर करते हैं। एविएशन सेक्टर का बिजनेस का कारोबार है, अगले 2 साल के अंदर करीबन 35% तक रेवेन्यू मिक्स में आ जाएगा, जो करीबन आज 16% है। और एक ऑटोमोबाइल का कारोबार है करीबन 65-70% के बीच में रहेगा। तो ये दो वर्टिकल के अंदर ये कंपनी एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड R&D पार्ट ऑफ द एक्टिविटी फॉर दिस सेक्टर्स। कस्टमर्स का माध्यम से देखें तो ये कंपनी
ऑलमोस्ट 3 या 5 साल के लिए अच्छे कॉन्ट्रैक्ट विन कर चुके हैं उन लोग के साथ, उनके पास से। तो आई थिंक एक विजिबिलिटी अच्छी बनती है रेवेन्यू करवाने की। हम लोग ऐसा समझते हैं कि आई थिंक ये कंपनी को आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 से 10 साल के बीच में प्लान करके रखना चाहिए। दैट इज हाउ आई थिंक यू कैन मेक मैक्सिमम मनी थ्रू कंपाउंडेड रिटर्न इन दिस कंपनी। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो रिसेंटली लिस्ट हुई है कंपनी, उसके अंदर हमें एक क्षमता दिखती है, क्योंकि हाउसिंग का जो कारोबार है अगले 50 साल तक इंडिया के अंदर डेफिनेटली बड़ा कारोबार बनने जा रहा है। तो अगले 5 या 10 साल के हिसाब से भी गिने तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर उनका एयूएम है, जो सालाना करीबन 30% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर 30 साल में कंपनी की साइज डबल हो रही है, उसके साथ में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होना संभावित है। तो ये एक आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी जियो फाइनेंस की हम बात करें, तो ये कंपनी के अंदर एनबीएफसी का कारोबार, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कारोबार, इंश्योरेंस का कारोबार और वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज का कारोबार, ये 4 डिफरेंट वर्टिकल के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है अलग अलग कंपनी के अंदर। ब्लैक रॉक जैसे पार्टनर के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं वो लोग। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले समय के अंदर जब उनका बिजनेस मॉडल अपलोड करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और समय के अंदर, ये कंपनी मैं समझता हूँ कि आई थिंक विल गिव sizably good amount of business outlook to the investors. So maybe I think this kind of companies can be held into the portfolio for the period of 3 to 10 years का प्लानिंग करके रखना चाहिए। देवेंद्र सर, आपको जानने वाले मानने वाले ये तो बिल्कुल समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एंड एडवाइजरी में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ आप हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। मुझे खुद को मालूम नहीं है, बट एक नेचुरल प्रोसेस मेरा बना हुआ है कितने सालों से। योगा कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, और साथ में यंग इंडिविजुअल्स के साथ में रिलेशनशिप दोस्ती रखते हैं। तो क्या माइंडसेट भी यंग रहता है। तो फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों को स्ट्रांग रखने के लिए आई थिंक यू हैव टू फाइंड आउट योर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो ये ऑल्टरनेटिव मैंने चुने हैं मेरे हिसाब से। मे बी एक थोड़ी बहुत डिसिप्लिन लाइफ के अंदर इसके हिसाब से हो जाती है, सेट हो जाती है। इन विद दिस डिसिप्लिन आपका आउटलुक पॉजिटिव रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मे बी आई थिंक इफ दिस काइंड ऑफ टिप समटाइम्स हेल्प्स टू पीपल, तो आई थिंक आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक गोल्डन एडवाइस है और हमारे व्यूअर्स को इस तरह की एडवाइस की काफ़ी ज़रूरत है। तो पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है और हाँ बिल्कुल वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगी, इस दिवाली व्हाट्स योर दिवाली मंत्रा? स्टे कूल, स्टे काम, हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। बाज़ार की नब्ज़ कैसी नज़र आ रही है और यहाँ से आगे लंबी अवधि में किस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे और निवेशकों को क्या करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी दिवाली।